औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बायोलॉजी ग्रेड 10th फेडरल बोर्ड 2025 2026 और इससे ऑनवर्ड जो आपकी बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू, इसका चैप्टर नंबर 6 है एनिमल रिप्रोडक्शन। आज के दिन हम लोग इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आप लोगों को साइड पर एडवर्टाइजमेंट दिख रही होगी, तो मनाहिल एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नॉट बस जस्ट ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपकी टेस्टिंग होगी प्रॉपर वीकली, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपके क्रैश कोर्सेज, आखिरी महीनों में आपके रिवीजन कोर्सेज, हर चीज़ आपको यहाँ पर फ्राहम की जाती है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं समझ आ रही, उसके लिए भी, कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस में भी इनरोल कर सकते हैं, टेस्ट के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। वो एक अलग सब्सक्रिप्शन है जिसमें हम आप लोगों को टेस्ट भेजा करेंगे, खाली टेस्ट। ऑनलाइन क्लासेस की भी है, टेस्ट वाली भी है, नोट्स वाली भी है। तो मुख्तलिफ सब्सक्रिप्शंस हैं जिनके बारे में आप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल लगता है, कोई सा भी सब्जेक्ट। और आपकी तैयारी ज़बरदस्त होगी, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार वाकई कि मेरी तैयारी हुई है। सो चैप्टर है एनिमल रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट राइट नाउ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन से मुराद होता है नई ज़िंदगी बनाना। एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग बीइंग्स, हम जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो उनमें से पैदा होते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि माँ बाप उनके हो गए। अगर हम लोग बात करें एक सिंगल एनिमल की या एक सिंगल प्लांट की, तो वो जिंदा रह सकते हैं रिप्रोडक्शन के बगैर भी, यानी कि रिप्रोडक्शन करना लाजमी नहीं है, बच्चे पैदा करना लाजमी नहीं है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए तो वो पूरी स्पीशी एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वो पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर सारे इंसान आज ही सेक्स करना बंद कर दें तो फिर क्या होगा, उससे इंसान एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। सेम गोज़ फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब के सब डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सो रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम नहीं आती, सिर्फ एक बंदे के सर्वाइवल के लिए काम नहीं आती, बल्कि ये सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ है, यानी कि वो कौम, वो तख्लीक अगर रहना चाहती है तो उसको सेक्स करना होगा, उसको रिप्रोड्यूस करना होगा, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सके उसकी जनरेशन। तो ये रिप्रोडक्शन थी। दो मेन टाइप्स रिप्रोडक्शन की ग्रेड 9 में भी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल सेक्स सेल्स के बगैर होती है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल के अंदर होती है, स्पर्म्स और एग, अगर हम लोग इंसानों की बात कर लें तो। सो हम लोगों ने ग्रेड 9 में पढ़ रखा है प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में, और अभी हम लोगों ने पढ़ना है अबाउट एनिमल रिप्रोडक्शन चैप्टर 6 में। सबसे पहला हमारे पास जिसका टॉपिक है वो है जी रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेल एंड फीमेल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है एक स्पेशल एज के ऊपर, जिसको हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। ये वो टाइम होता है जब बच्चे की बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और वो एक अडल्ट बॉडी बन रही होती है और वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि वो बच्चे पैदा कर सकता है। इसको हम लोग बलोगत का टाइम भी कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये आजकल के बच्चों में इवन 11 साल 12 साल 13 साल में भी ये चीज़ आ जाती है, यानी कि लड़कियों को जब पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, सो व्हेन दे कैन रिप्रोड्यूस। ये जो चेंज है ये कंट्रोल होती है बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स इसके पीछे होते हैं। हार्मोन्स क्या हैं? स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स हैं ब्लड के अंदर। जो ग्लैंड्स, हमारी मुख्तलिफ ग्लैंड्स होती हैं, गदूदें, जो कि हार्मोन्स को रिलीज करती होती हैं। हार्मोन्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर काम करते हैं? टारगेट सेल्स के ऊपर। हर एक जगह पर उन्होंने काम नहीं करना, टारगेट सेल्स के ऊपर हार्मोन्स काम करेंगे। टारगेट सेल्स क्या हैं? वो सेल्स हैं जहाँ पर स्पेशल रिसेप्टर्स हैं, यानी कि वो हार्मोन्स को कैच कर सकते हैं। गॉट इट? अब अगर हम लोग आगे 6.1.1 में बात करें मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट की, कि मेल के अंदर क्या होता है। मेल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो दो मेन हार्मोन्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं रिप्रोडक्शन को। पहला है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन्स इसमें काम करते हैं। पहला है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हमारी टेस्टिस में बनता है, टेस्टिस में हमारे पास बनता है, और ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि ये आपका डिक है और ये आपके नीचे जो है ना देन आ जाते हैं जी टेस्टिस। इनमें आपके पास बनेगा
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, टेस्टिस में आपके पास बनेगा टेस्टोस्टेरोन। इसको कंट्रोल करता कौन है? इसको कंट्रोल करता है एक हार्मोन जिसको हम लोग कहते होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक छोटी सी ग्लैंड है हमारे दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर, जिसको कंट्रोल करती है। इसके फंक्शंस क्या हैं? अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें तो ये डेवलप होता है। अब ये करता क्या टेस्टोस्टेरोन? ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्यूबर्टी के दौरान जो है वो डेवलप करेगा कि आपका डिक साइज पे आपका मैटर कर सकता है कि वो आपकी डिक जो है उसका साइज कितना है। एंड आपके पास स्पर्म्स, आपको स्पर्म्स बनाने में मदद करेगा। स्पर्म्स जो हैं आपके पास स्पर्माटोसाइट्स जो हैं हमारे पास, वो उसके अंदर हमारे पास होता है स्पर्माटिड्स, एंड देन हमारे पास स्पर्म्स आते हैं। तो इसका पूरा साइकिल है, स्पर्माटोसाइट्स, देन स्पर्माटिड्स, देन स्पर्म्स आते हैं। और ये और भी चीज़ों के अंदर मददगार साबित होता है, यानी कि हमारे फेशियल हेयर्स, हमारी दाढ़ी, हमारी मूछें, हमारे बॉडी के हेयर्स, हमारी आवाज़ कितनी डीप है उसके ऊपर भी बहुत अफेक्ट करता है। जो आवाज़ डीप होती है कुछ लोगों की, उसके पीछे भी उनका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स, जिनके मसल्स अच्छे होते हैं उनका भी टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। देन अगर हम लोग बात करें FSH में, वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दूसरा हार्मोन है। इसको कौन बनाता है? इसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। और ये किसके अंदर मदद करता है? अर्ली स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि स्पर्माटोजेनेसिस के अंदर ये हमारे पास मदद करेगा, जो शुरू के स्पर्म्स होते हैं। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहाँ पर स्पर्म्स ग्रो कर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन और FSH को दो चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या चीज़ें उनको पड़ती हैं ज़रूरत? FSH क्या करता है? स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन कंप्लीट करता है इसको, और मेल के पूरे सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। तो दोनों का अपना अपना काम है, चाहे वो FSH हो या फिर टेस्टोस्टेरोन हो, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल के अंदर 4 हार्मोन्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन को, रिप्रोडक्शन को। इसमें पहला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इसमें आता है। देन हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। देन उसके बाद हमारे पास आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH, और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 4 हमारे पास इसके अंदर हार्मोन्स काम करते हैं। सबसे पहला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारे पास फॉलिसेल्स बनाते हैं, मेड बाय डेवलपिंग फॉलिसेल्स। जो न्यू फॉलिसेल्स होते हैं, यानी कि ओवरी के अंदर जो हमारे पास न्यू एग्स आते हैं, जो एग्स हमारे पास होते हैं, उनका काम है एस्ट्रोजन बनाना। फंक्शंस क्या है? यूटेरस आपका जो है डेवलप करेगा ये। फेलोपियन ट्यूब्स, फीमेल के जो ऑर्गन्स है आपके पास, आपकी चेस्ट, आपके पास आपके विजाइना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर मैटर करती हैं, एस्ट्रोजन के ऊपर। और फीमेल के जो बाकी सेकेंडरी फीचर्स हैं, यानी कि उनकी प्यारी आवाज़, सॉफ्ट वॉइस इसमें आती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट आती है, बॉडी शेप उनकी कैसी होगी, वो सब चीज़ें भी हमारे पास यही एस्ट्रोजन करता होता है। सेकंड चीज़ की अगर हम लोग बात करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये कहाँ पर बनता है? ये हमारे पास बनता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ही। इसका काम क्या है? इसका काम है ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रो कराना। और जब एक आपके पास फॉलिकल है, वो क्या करेगा? वो एक एग बना पाए, यानी कि ओवम जो आपके पास लड़कियों में एग्स होते हैं वो बना पाए, एंड स्टिमुलेट्स एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, यानी कि जो आपके एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन है उसको अच्छा कर सके। और बॉडी को एवोल्यूशन फेज के लिए, यानी कि जब एग को बाहर निकालना है उसके लिए भी आपको रेडी करे, ठीक है, यानी कि आपके पीरियड्स के अंदर भी आपके मददगार साबित होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH क्या करेगा? LH की अगर हम लोग बात करें, ये तब प्रोड्यूस होता है जब एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। इसका काम है जो फॉलिकल है वो बर्स्ट करे, पूरा बर्स्ट करेगा और एग आपके पास बाहर निकल आएगा, जिसको हम लोग ओवोल्यूशन का फेस कहते हैं, यानी कि एग बाहर निकल आता है। और जब आपका फॉलिकल एम्प्टी हो गया, उसको ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एक येलो स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर, येलो टाइप, उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन बनाता होता है। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास अभी हमने देखा कि कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है इसको, और इसका काम क्या है कि यूटेरस की वाल को थिक करना, ताकि प्रेगनेंसी अगर हुई है, अगर बच्चा पैदा करना है तो उसके अंदर ये मदद करेगा। और मदद करेगा एम्ब्रियो अटैच के अंदर, यानी कि जो आपके पास बच्चे का एम्ब्रियो बनता है पहला, उसको अटैच करने में मदद करेगा। और FSH की रिलीज को रोक देता है।
ताकि जो हमारे पास नया एग्स है वो ना बने। प्रेगनेंसी के दौरान आपके पास एक एग को एक स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है, उसके बाद आपके पास दोबारा और एग नहीं बनते। तो उस चीज़ को रोकता कौन है? प्रोजेस्टेरॉन ही रोकता है। गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 मेन स्टेप्स आते हैं। पहला है गैमेटोजेनेसिस यानी कि न्यू सेक्स सेल्स बनाना, एंड देन है फर्टिलाइजेशन यानी कि ज्वाइन करना मेल और फीमेल सेक्स सेल्स को, एंड थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट यानी कि बेबी का जो पहला स्टेज होता है। एक साथ ये जितने भी स्टेप्स हैं ये जेनेटिक मटेरियल को लेते हैं दोनों पेरेंट्स से, यानी कि मेल से भी एंड फीमेल से भी। और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारे पास बच्चों के अंदर भी आती है, यानी कि उनके पास माँ बाप दोनों की खसाइस होते हैं, यानी कि दोनों की चीज़ें उनमें होती हैं। गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस क्या है? कि गैमेट्स बनाना, नए सेक्स सेल्स बनाना। इसके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस का प्रोसेस भी आप 9th में ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि सेल डिवीजन जो कि क्रोमोसोम्स को हाफ कर देती है। मेल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी कि स्पर्म्स आपके पास टेस्टिस में बनते हैं। फीमेल्स में अगर बात करें तो ओजेनेसिस यानी कि मेकिंग एग इन ओवरीज। आपके पास एग्स कहाँ पर बनते हैं? ओवरीज में बनते हैं। देन ये आपके पास ग्लॉसरी है, इसको मैं स्लोली चला रहा हूँ ताकि आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकें, वरना आप इनको याद कर सकते हैं। हर चीज़ की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। देन कोई की ओवरव्यू भी मैंने लिख दिया कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, ताकि आप इसको देख सकें। आगे अगर हम लोग बात करें थोड़ा और अबाउट गैमेटोजेनेसिस, हमने ऑलरेडी देखा है कि गैमेटोजेनेसिस क्या है? कि नए सेक्स सेल्स बनाना, और ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर होता है। मेल्स के अंदर अगर बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी कि स्पर्म्स बनाता है। टेस्टिस के अंदर फीमेल्स के अंदर बात करें तो ओजेनेसिस यानी कि वो हमारे पास क्या करता है? ओवरीज के अंदर एग्स बनाता है। अब हर गैमेट यानी कि स्पर्म या एग, उसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होता है हाफ। नॉर्मल बॉडी सेल्स की निस्बत नॉर्मल बॉडी सेल में सोमैटिक सेल्स होते हैं पूरे, और इसमें हैप्लॉइड होंगे यानी कि आधे होंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि जब स्पर्म और एग मिलेंगे तो क्रोमोसोम्स दोबारा से बराबर हो जाएंगे। इसके पास भी आधे हैं, इसके भी आधे हैं, तो फिर दोनों मिलकर दोबारा से बराबर कर देते हैं। मियोसिस के दौरान हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट होती है। इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट से मुराद है कि रैंडम सेपरेशन होती है क्रोमोसोम्स की, और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर भी होता है। क्रॉसिंग ओवर भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि क्रोमोसोम के पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं दोनों, जिसकी वजह से जेनेटिक वैरायटी पैदा होती है बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर डिफरेंसेस पैदा होते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं पेरेंट्स से। एक चीज़ एक पेरेंट से, एक दूसरी पेरेंट से, और ये रैंडम प्रोसेस होता है, इसके अंदर हमारा इख्तियार नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स बनाना, ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है प्यूबर्टी के बाद, और एक मर्द की ज़िंदगी में ये काम चलता रहता है। और ये काम कहाँ पर होता है? सेमिनी फीरस ट्यूबुलस में हमारे पास ये काम चलता है, यानी कि टाइनी ट्यूब्स जो टेस्टिस के अंदर होती हैं वहाँ पर ये काम चलेगा। अब इसके चंद स्टेप्स हैं। अगर हम लोग इसके स्टेप्स की बात करें तो पहला है स्पर्मेटोजोनिया। स्पर्मेटोजोनिया हमारे पास क्या करता है? स्पर्मेटोगोनिया भी इसको पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजोनिया भी पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉयड स्टेम सेल्स हैं। डिप्लॉयड यानी कि ये क्या करते हैं? ये डिवाइड होते रहते हैं मिटोसिस के ज़रिए, ताकि हमारे पास बहुत से सेल्स बनते रहें। कुछ हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि डिप्लॉयड में, हाफ में। देन ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मेयोसिस 1 करते हैं, यानी कि 2 हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देते हैं। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब मेयोसिस 2 करेंगे, जहाँ पर ये 4 हमारे पास स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। पहले 2 बनाए, अब 4 बनाए। ये स्पर्मेटिड्स अभी भी स्पर्म्स नहीं है। ये किसके अंदर चेंज होते हैं? इनका न्यूक्लियस श्रिंक होता है थोड़ा सा, यानी कि बंद होता है। इनके अंदर एक टेल सी पीछे से ग्रो होती है, और साथ में एक एक्रोसोम यानी कि हेड कैप एंजाइम टाइप की इसके ऊपर आती है, और माइटोकॉन्ड्रियल रिंग जो एनर्जी सप्लाई करेगी मूवमेंट के अंदर कि ये मूव कर सके। अब ये मोटाइल स्पर्म और स्विम कर सकता है फीमेल की बॉडी के अंदर, वो जाके एग को फर्टाइल कर सकता है। ओजेनेसिस की अगर हम लोग बात करें, यानी कि एग्स बनाना, ये ओवरीज में हमारे पास काम होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में जिस तरह से होता है उसकी तरह इसमें नहीं होता, ये साइक्लिक है। ये हमारे पास एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है खाली। ये नहीं है कि हमारे पास जिस तरह मर्दों के स्पर्म्स बनते रहते हैं, औरत के भी रोजाना एग्स बन रहे हैं, इस तरह नहीं होता। अब बर्थ से पहले ये स्टार्ट होता है और स्टॉप हो जाता है एक स्टेज पे जाकर सर्टनली, और दोबारा से वो स्टार्ट होता है फिर प्यूबर्टी के टाइम पे, और चलता रहता है जब तक वुमेन एक स्पेसिफिक एज मीनोपास पे नहीं पहुंच जाती, यानी कि
मीनोपॉज एक ऐसी एज आती है कि जब एग्स बनना बंद हो जाते हैं और उसके बाद एक औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो महीने में 40 दिन 50 दिन का एक साइकिल होता है, हर एक औरत का अलग होता है, उसमें एक ही एग होता है और उनमें इनको फिर पीरियड्स होते हैं जिसकी वजह से एग बाहर निकल जाता है अगर वो प्रेग्नेंट ना हुई हैं। अगर प्रेग्नेंट हुई हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो एग्स बनना बंद हो जाते हैं जब तक बेबी हो नहीं जाता। देन अगर हम लोग इसके स्टेप्स की बात करें तो इसमें क्या है कि ओवरी के अंदर कुछ सेल्स हैं वो बनाते हैं फॉलिसेल्स यानी कि स्मॉल सैक्स। हर फॉलिसेल के पास ओगोनियम यानी कि डिप्लॉयड एग मदर सेल होता है एंड ओगोनियम क्या करता है, डेवलप हो जाता है इनटू प्राइमरी ओओसाइट यानी कि डिप्लॉयड प्राइमरी ओओसाइट। देन मियोसिस 1 स्टार्ट करता है, लेकिन ये रुक जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे हमने देखा है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद फिर क्या होता है कि प्राइमरी ओओसाइट कंप्लीट करता है मियोसिस 1 को, जहाँ पर ये 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। एक सेकेंडरी ओओसाइट होता है जो कि हमारा एग बन जाता है और एक स्मॉल पोलर बॉडी होती है, वेस्ट सेल होता है, ये फर्टिलाइज नहीं हो सकता। सेकेंडरी ओओसाइट हमारे पास मियोसिस 2 करता है, लेकिन मियोसिस 2 फिनिश हो जाता है अगर स्पर्म घुस आए तो। अगर स्पर्म नहीं आया फिर ये चलता रहता है। फिर ये क्या करता है, एक बड़ा सा सेल प्रोड्यूस करता है और एक और पोलर बॉडी ही करेगा यानी कि वेस्ट सेल, वो हमारे पास ऑब्वियसली फर्टिलाइज नहीं हो सकता। सो ओओजेनेसिस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक ओओगोनियम क्या करेगा, एक ही एग बनाएगा, ठीक है, और साथ में पोलर बॉडीज वो बहुत सी बना सकता है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन हमारे पास कहते होते हैं कि जब स्पर्म जो मेल का गैमेट है और एक फीमेल गैमेट एग वो मिल जाते हैं और जाके एक जाइगोट पहला बेबी बन जाता है, यानी कि स्पर्म ने अगर एग को हिट कर दिया तो हमारे पास पहला जाइगोट बन जाएगा और ये रिस्टोर कर देता है डिप्लॉयड क्रोमोसोम को, यानी कि हमारे पास 46 हो जाते हैं दोबारा, 23 फादर से जाते हैं, 23 मदर से जाते हैं, देन 46 पूरे हो जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो पहला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, ओविडक्ट के अंदर होगा। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, यानी कि औरत अपने पेट के अंदर बच्चे पैदा करती है, इसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फीमेल की बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही हो तो वो हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कराएगी। जैसे मछलियों में होता है कि मछलियाँ बाहर बच्चे अंडे दे देती हैं, या एम्फीबियंस होते हैं बहुत से, वो भी बाहर हमारे पास जो है ना एग्स देते हैं और स्पर्म भी पानी से बाहर ही देते हैं और फिर वो हमारे पास अटैच होते हैं, देन ये हमारे पास फाइनली फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद की डेवलपमेंट कैसे होगी, डेवलपमेंट हमारे पास प्रोसेस है जहाँ पर जाइगोट बड़ा होगा और वो एक कम्प्लेक्स बेबी बनेगा पूरा। अगर पानी में रहने वाले जानवरों की बात करें जिनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, सो उनकी डेवलपमेंट भी बॉडी से बाहर हो रही है। अगर लैंड एनिमल्स की बात करें जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही हैं तो डेवलपमेंट हमारे पास लाइव बर्थ हो सकती है, यानी कि वाई पैरियस, यानी कि बेबी डेवलप होगा अंदर ही मदर के, जैसे इंसानों, बिल्लियों या कुत्तों में होता है। और ओवी पैरियस की अगर बात करें, एग लेइंग यानी कि जो एग देते होते हैं बाहर, जैसे कि जाइगोट होता है उसमें कवर हुआ होता है एक शेल के ज़रिए, और जिस तरह बर्ड्स में उनका जो है ना चूज़ा निकलता है अंडे से बाहर, या रेप्टाइल्स सांप वगैरह में भी ऐसे ही होता है। और ओवो वाइवी पैरियस, ये हमारे पास क्या है, एग इनमें डेवलप होता है कुछ अंदर और कुछ बाहर, ऐसे शार्क्स में वगैरह में होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की देन हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंसेस लिखे हुए हैं जो कि आप लोग देख सकते हो, आसान से ये डिफरेंसेस हैं। अगर बात करें लोकेशन की तो इंटरनल वाली तो अंदर होगी, एक्सटर्नल वाली बाहर होगी। गैमेट रिलीज की अगर बात करें तो इंटरनल वाली के अंदर फीमेल के सिस्टम के अंदर गैमेट जाएगा, एक्सटर्नल में बाहर ही पानी के अंदर है तो वहाँ पर इन्वायरमेंट जहाँ पर भी है। ऑफ स्प्रिंग नंबर, इंटरनल अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है अंदर हो रही है पेट के तो कुछ बेबीज पैदा हो सकते हैं और सर्वाइवल के चांस ज़्यादा हैं। एक्सटर्नल अगर बाहर हो रही है तो बहुत से बेबीज पैदा हो सकते हैं क्योंकि जितने मर्जी एग्स दो, और फर्टिलाइजेशन के और ऑफ स्प्रिंग नंबर लो हो सकते हैं क्योंकि मौसम की ख़राबी या कुछ भी ऐसा हो सकता है। और पेरेंटल केयर की बात करें तो कॉमन है इनमें कि माँ बहुत ख्याल करती है जो उनके अंदर बच्चे पैदा होते हैं पेट के, जानवरों के और इंसानों के। एक्सटर्नल की बात करें तो बस वो बच्चे दे देते हैं और इतना ख्याल नहीं करते अपने बच्चों का, बहुत रेयर होता है। इंटरनल में इंसान, मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, और एक्सटर्नल में फिश और एम्फीबियंस वगैरह आते हैं। अब मैकेनिज्म क्या है रिप्रोडक्शन का एनिमल्स के अंदर, एनिमल दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, हमने देखा है सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो
ए सेक्शुअल के अंदर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गैमेट्स नहीं हिस्सा लेते, स्पर्म्स और एग। और जो ऑफ स्प्रिंग होता है, जो बच्चा पैदा होता है, वो क्लोन्स होते हैं, यानी कि बिल्कुल सेम होता है अपने पेरेंट के। ये यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल एनिमल्स में होता है, जैसे अमोइबा होता है। एंड उसके साथ इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स जो जिनके पास बैकबोन नहीं होती, जैसे हाइड्रा या स्टारफिश होगी, वो लोग जो हैं सेक्स नहीं करते, ये सेक्सुअली प्रोडक्शन करते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो हैं हमारे पास, वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से वो सेक्स नहीं कर रहे होते और एसेक्सुअली उनको बच्चे पैदा करना पड़ते हैं। दैन ये हमारे पास ग्लॉसरी है, यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। देन कोई क्या ओवरव्यू, ताकि आप लोग देख सको कि क्या चला है चैप्टर में। या सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर प्लांट्स के अंदर हम लोग बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लोग बात करें एक तरीका एनिमल्स के अंदर जिसके ज़रिए वो बेबीज़ बनाते हैं, उनको पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये फास्टर भी है, ईजियर भी है ऐसी जगहों पे ख़ास करके जहाँ पर पार्टनर मिलना मुश्किल हो। लेकिन बेबीज़ क्लोन्स होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं अपने पेरेंट्स की। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल सेम दिखते भी वैसे हैं, बिहेव भी अपने पेरेंट की तरह ही करते हैं। अगर डिजीज़ एक को अटैक करेगी तो वो दूसरे को भी बड़े इजीली अटैक कर सकती है, बिकॉज उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है, उनके जीन्स में चेंज ही नहीं है, तो बड़े आसानी से वो भी उसका शिकार हो सकते हैं। अब बहुत मुख्तलिफ टाइप की ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस हैं। हमारे पास बाइनरी फिशन है, बाइनरी फिशन भी हम लोगों ने 9th में देखी हुई है, यानी कि दो चीज़ों में स्प्लिट हो जाना। ये पेरेंट है वो स्प्लिट हो जाता है दो इक्वल हाफ्स के अंदर और दोनों नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। ये प्रोटोजोन्स में ऐसा होता है, यानी कि जो सिंगल टाइनी सेल्ड एनिमल्स हैं, यानी कि अमोइबा भी इसमें आता है, एंड देन पैरामीशियम वगैरह भी इसमें आता है। तो इसके अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें तो न्यूक्लियस इसमें खास करके आता है। न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल सेंटर सेल का, वो डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म भी आता है, यानी कि जो सेल फ्लूइड है उसके अंदर मुख्तलिफ कंटेंट्स होते हैं, वो भी डिवाइड होगा। और जो दो न्यू डॉटर सेल्स हैं वो बनेगी, ऑब्वियसली वो डिवाइड हो रहे हैं तो दो में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स की तरह देखेंगे। एग्जांपल अमोइबा। दूसरा प्रोसेस बडिंग, बहुत मशहूर प्रोसेस है। एक छोटी सी बर्ड ग्रो होती है एक नई चीज़ के अंदर, एक स्मॉल बर्ड वो बाहर लगती है पेरेंट की बॉडी के ऊपर, और बर्ड ग्रो करती रहती है और फिर वो नीचे गिर जाती है और बिल्कुल उसी तरह की उगना शुरू हो जाती है। कुछ टाइम तक लगी रहती है और फिर गिर जाती है। प्लांट्स में इस तरह होता है, दरख्तों में। इसकी एग्जांपल हाइड्रा आ सकती है। फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, यानी कि पीसेस के अंदर ब्रेक करना, यानी कि पेरेंट की जो बॉडी है वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हर पार्ट जो है रीजनरेट कर सकता है, यानी कि दोबारा से ग्रो कर सकता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ये नेचुरली भी हो सकता है, एक्सीडेंट के जरिए भी हो सकता है, यानी कि अगर किसी चीज़ की बॉडी कट हो गई है। सो एक प्लानेरिया, एक फ्लैट वॉर्म होता है, कीड़ा टाइप, वो भी इस तरह कर सकता है। स्टार फिश भी ग्रो कर सकती है, अपने उसको काट दिया जाए तो, अपने हाथों को उसके जो अगर काट दिया जाए तो वो पूरी नई बॉडी बना सकती है। पार्थिनोजेनेसिस, विर्जन बर्थ इसको हम लोग कहते होते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि एक फीमेल प्रोड्यूस करती है बेबीज़ को फर्टिलाइज किए बगैर, उसको मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग डिवेलप हो जाता है पूरा न्यू इंडिविजुअल के अंदर खुद ब खुद। इसके अंदर बीज यानी कि जो मक्खियाँ आती हैं वो होती हैं सारी, जितनी भी मधुमक्खियाँ। मेल बीज यानी कि ड्रोन्स, वो अनफर्टाइल एग से पैदा होते हैं, मेल वाले सारे। उनको फर्टाइल नहीं किया होता किसी और ने, उनके बाप ने आगे किसी ने भी नहीं किया होता। फीमेल वर्कर बीज, वो भी जो हमारे पास काम करती हैं मधुमक्खियाँ, वो लेकिन कहाँ से आती हैं, वो फर्टिलाइज्ड एग से आती हैं। मर्द जो है ना इनमें, वो अनफर्टिलाइज से आएंगे, और जो फीमेल वर्कर बीज हैं वो अनफर्टिलाइज से आएंगे, वो फर्टिलाइज से आएंगे। ठीक है, तो मर्द अनफर्टिलाइज्ड एंड फीमेल फर्टिलाइज एग से आएंगे। अब अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर किस तरह से होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन वे है रिप्रोडक्शन के अंदर। प्लांट्स के अंदर दो पेरेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। एनिमल्स के अंदर जो है हमारे पास क्या होते हैं एनिमल्स के, इसको हम लोग कहते होते हैं डायोइसियस। डायोइसियस हम लोग कहते होते हैं कि मेल और फीमेल जो हैं वो सेपरेट इंडिविजुअल्स होंगे, और तीन मेन स्टेप्स इसके अंदर चाहिए होते हैं कि गैमीटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म और एग बनाओ, फिर फर्टिलाइजेशन करो यानी कि एग और स्पर्म को मिला दो, एंड देन डेवलपमेंट होती है यानी कि बेबी ग्रो होता है जाइगोट के अंदर, देन एम्ब्रियो के अंदर, एंड देन बड़ा हो जाता है। अब इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम रैबिट्स का पढ़ते रहते हैं, उसको मॉडल एनिमल उन्होंने बनाया हुआ है एज अ बायोलॉजी के अंदर पढ़ने के लिए। दैट ग्लॉसरी है, यू कैन हैव अ लुक।
देन क्विक ओवरव्यू फॉर क्विक रिवीजन। ओके, अब अगर हम लोग बात करें रैबिट की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रैबिट का जो होता है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हेल्प करता है रैबिट की ताकि वो स्पर्म बनाए, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाए। मेन पार्ट इसके भी टेस्टिस हैं। टेस्टिस जो हैं वो टेस्टिस के प्लूरल होते हैं, यानी कि 2, और पेयर ऑफ ऑर्गन्स हैं जो स्पर्म बनाएंगे। ये पाउच के अंदर होते हैं, एक स्किन के अंदर पाउच समझ लो, जिसको हम लोग कहते होते हैं सेक्रोटम। इनके अंदर जो है बैग ऑफ स्किन होता है जो कि नीचे बॉडी के लटक रहा होता है और स्पर्म को कूल रखता है। इसलिए आपके जो है ना मर्दों के अंदर भी जो है आपके जो टेस्टिस हैं उनको अलहदा नीचे आपके जो है ना लगाया गया ताकि वो बॉडी से सेपरेट रहें और आपके ठंडे रहें, कूल रह सकें, बॉडी के साथ अटैच नहीं है। और हर टेस्टिस के अंदर आपके पास क्या आता है, सेमिनिफ्यूरियस ट्यूबुलिस आती हैं। सेमिनिफ्यूरियस ट्यूबुलिस कॉइल ट्यूब्स हैं जहाँ पर स्पर्म्स में बनना है एक्चुअल में। देन हमारे पास है एपिडिडमिस। एपिडिडमिस में हमारे पास क्या होता है कि ये ट्यूब होती है बैक ऑफ टेस्टिस के अंदर और यहाँ पर स्टोर होते हैं स्पर्म जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। देन है वास डिफरेंस, ये स्पर्म डक्ट है, यानी कि वो ट्यूब जो कि स्पर्म को लेके जाती है एपिडिडमस से यूरेथ्रा के अंदर। ओके, यूरेथ्रा ट्यूब है जो कि आपके पेनिस के अंदर होती है आपकी, और ये पैसेज है यूरिन के लिए भी, आप यूरिन पी भी कर सकते हैं और स्पर्म भी इसी से ही आपने निकालने हैं। एंड ग्लैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये स्पेशल फ्लूइड्स हैं जो कि ऐड होते हैं स्पर्म के अंदर ताकि सीमेन बने, यानी कि स्पर्म्स एंड साथ में फ्लूइड्स। सिमिनल वेसल होती है आपके पास, ये न्यूट्रिएंट्स को ऐड करती है खाने वगैरह को स्पर्म के लिए। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी फ्लूइड को ऐड करती है ताकि एसिडिटी खत्म हो जाए, न्यूट्रलाइज कर देती है अगर एसिडिटी हो तो। कॉपर्स ग्लैंड क्या करती है, स्लिपरी फ्लूइड डालती है, लुब्रिकेंट टाइप आपके अंदर डाल जाता है ताकि ग्रीसी हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर रैबिट की बात की जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्स बनाता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है और प्रोवाइड करता है एक जगह बेबीज़ के लिए ताकि वो बड़े हों। मेन पार्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ओवरीज हैं, 2 स्मॉल ओवल ऑर्गन्स जो कि किडनीज के करीब होंगे जो एग्स बनाएंगे, और हर एग को सराउंड किया होता है फॉलिसेल ने, यानी क्लस्टर ऑफ नॉरिशिंग सेल्स होते हैं उसमें। फ्लोपियन ट्यूब होती है, ओविडक्ट भी इनको कहते हैं, जो कि कैरी करते हैं एग्स को ओवरीज से। फर्टिलाइजेशन देन हमें ऑलरेडी पता है कि स्पर्म और एग को जोड़ना जो कि यहाँ पर होगा। यूथेरस में क्या होता है, रैबिट्स के अंदर 2 सेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग कहते होते हैं यूथेराइन हॉर्न्स, जहाँ पर वजाइना के साथ ये बाद में जुड़ जाते होते हैं, यहाँ पर बेबी नेसल में डेवलप होना होता है। सर्विक्स एक नैरो पैसेज होता है तंग सा यूथेरस एंड वजाइना के दरमियान, ये वो जगह जहाँ पर स्पर्म एंटर होते हैं मैटिंग के दौरान जब सेक्स किया जा रहा होता है। वजाइना बर्थ कैनाल है, ये पैसेज है जहाँ पर बेबीज पैदा होते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट्स पूरा साल मेटिंग कर सकते हैं, पूरा साल बच्चे पैदा कर सकते हैं। उनका बहुत हाई हीट होती है और हाई हीट की वजह से स्पर्म काउंट उनका लो होता है। मेल्स हमेशा के लिए हमारे पास टेम्परेली स्टीराइल भी हो सकते हैं, यानी कि बच्चे ना पैदा करने की उनमें कुव्वत हो सकती है टेम्परेली, लेकिन समर्स में खास करके क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी गर्म होते हैं रैबिट्स और ऑलरेडी उनमें इतनी हीट होती है, फिर समर्स में ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से टेम्परेली स्टीराइल हो सकते हैं, यानी कि उस टाइम में वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो मेल डिपॉजिट करता है स्पर्म्स को फीमेल वजाइना के अंदर, मेटिंग के अंदर। स्पर्म वहाँ पर तैरते हैं, वजाइना से सर्विक्स में जाते हैं, सर्विक्स से यूटेरस से फ्लोपियन ट्यूब्स में। रैबिट्स जो है इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स कहलाते हैं, यानी कि एवोल्यूशन हैपन्स ओनली आफ्टर मेटिंग ड्यू टू स्टिमुलेशन। एवोल्यूशन उसके अंदर सिर्फ तब होती है मेटिंग के बाद, क्योंकि स्टिमुलेशन होती है, यानी कि ये अच्छे से काम अपना कर सकते हैं। एग रिलीज होता है, यानी कि स्पर्म जो है वो मीट कर जाता है एग को फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। एंड उसके बाद क्या होगा कि एक स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को, यानी कि जाइगोट बनेगा, यानी कि फर्स्ट बेबी सेल। देन जाइगोट डिवाइड होगा और एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि अर्ली बेबी, और वो यूटेरस में मूव कर जाएगा। एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यूटेराइन वाल के अंदर और वहाँ पर ग्रो होता है। प्रेगनेंसी 30 से 32 दिन में रहती है। रैबिट वाइविपेरस होते हैं, यानी कि बच्चे को पैदा करते हैं, जो बड़ा होता है एग्स को पैदा नहीं करते, बच्चे को पैदा करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि बच्चा
मेल होगा या फीमेल होगा। इसके पीछे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि स्पेशल क्रोमोसोम जो सेक्स के बारे में डिसाइड करते हैं, यानी कि जेंडर के बारे में डिसाइड करते हैं। क्रोमोसोमल बेसिस ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 का पेयर्स होता है। 22 पेयर्स जो हैं वो हमारे पास ऑटोसोम्स होता है, सेक्स के रिलेटेड नहीं है। एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है, एक्स एक्स हो सकता है या एक्स वाई हो सकता है। एक्स एक्स हमारे पास फीमेल, यानी कि दोनों होमोलोगस हैं, सेम है। एक्स वाई यानी कि पार्शली होमोलोगस डिफरेंट है, तो वो मेल होगा। अब रोल क्या है स्पर्म और एग का? मदर एक्स एक्स, अब ये सिर्फ एक्स दे सकती है मदर, तो सारे एक्स के पास एक्स ही होंगे। फादर एक्स वाई के अंदर क्या है कि एक्स भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है क्रोमोसोम में। तो स्पर्म कैरी कौन कर रहा है? एक्स और वाई कर रहा है। अब क्या होगा? अब माँ ने तो देना ही खाली एक्स है, तो माँ का तो रिलेशन ही नहीं है कि बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी। इसमें सारा होता है फादर का, कि फादर की तरफ से एक्स जा रहा है या वाई जा रहा है, जो पहले चला गया। ठीक है, अगर पहले एक्स पहुंच गया तो गर्ल पैदा होगी, अगर पहले वाई पहुंच गया तो बॉय पैदा होगा। ओके आगे अब मदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक्स दे सकती है, लेकिन इसलिए फादर को डिसाइड करना होता है। फादर ने खुद भी नहीं कर सकता बेचारा वो डिसाइड ऑब्वियसली। तो बेबी सेक्स जो है वो फादर पे होता है एक्चुअली, कि उसका कौन सा पहले क्रोमोसोम पे पहुंचेगा, एक्स या वाई पहुंचेगा। बहुत ज़्यादा होते हैं, बिलियंस में। तो आप जीते हुए स्पर्म में, इसलिए आप पैदा हुए थे। फीमेल में होमोगैमेटिक सेल सेक्स होता है, यानी कि सारे एक्स होते हैं, हमने देखा। मेल में हेट्रोगैमेटिक सेल्स, यानी कि एक्स वाई दोनों होते हैं। तो फादर सेक्स डिटर्मिनेटर है, यानी कि उसके ऊपर है, उस पर मुनहसर है कि बेबी का सेक्स क्या होगा, क्या वो बच्चा होगा, क्या वो बच्ची होगी, या मेल होगा या फीमेल होगा। वो फादर के सेक्स पे डिटर्मिनेटर होता है, डिटर्मिनेंट होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सन और डॉटर 50-50 चांस होता है हर प्रेगनेंसी में कि लड़का होगा लड़की होगा, इक्वल चांस होता है हर दफ़ा। और ये डिपेंड नहीं करता कि पहले बच्चा ये हुआ था इसलिए अब ये वाला दोबारा मेल हो सकता है, पहले बच्ची हुई थी तो बच्चा होगा, इस तरह कुछ भी नहीं होता भाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं फादर के ऊपर। ये साइंटिफिक अप्रूवन चीज़ें हैं सारी, और ये कोई ओवरव्यू बताना हम लोग इसका देख रहे हैं। तो कभी भी माँ को दोष न दो। और पहली बात तो यह है कि बच्चियाँ बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, और उनसे प्यार करो ढेर सारा। ठीक है, इतने लड़का, मैं खुद भी लड़का हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एक लड़की को खुदा ने बनाया ही बहुत प्यारा है। सो उनसे ढेर सारा प्यार करो, बहुत लॉयल होती है, आपकी माँ हो, बीवी हो, या आपकी बेटी हो। सो ये चीज़ें होती हैं कि इट नेवर डिपेंड्स के लड़का हो रहा है लड़की हो रहा है, दोनों आपके हैं, उनसे बेहद प्यार करो। ये लाइक ऐसा सोचता ही कौन है? 2025 चल रहा है, जाहिल लोग सोचते हैं खाली ऐसी चीज़ें। सो स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स के बार बार बेटी हो रही है, बार बार बेटा हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। एंड हर एक को चाहत हो सकती है कि ये हो या वो हो, बट ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। आप दोनों से उतना ही प्यार करो, लड़की से उल्टा, आप अपनी बेटी से उल्टा ज़्यादा प्यार करो। सो दैट्स द मेन थिंग। ठीक है, इतना भी ना करना कि बेटा बेचारा कह रहा हो कि मुझसे प्यार नहीं करते, बट ऐसे कर सकते हो कि लड़कों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एंड बेटियां सेंसिटिव होती हैं, सो उनसे ज़्यादा प्यार किया जाए तो बेहतर रहेगा। एंड बाप एंड माँ, बाप खास करके वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है अपनी बेटी के साथ, उसके ज़्यादा रिलेशन होता है, वो ज़्यादा प्यार करता है। सो ये चैप्टर था, और चंद चीज़ें थी जो कि हमने आपको बताई। सो नॉर्मल है ये सब, रिप्रोडक्शन इंसानों में भी, एनिमल्स में भी, सब यही करते हैं। It's not something to hype up, and live your life, enjoy your life, and don't forget to subscribe and like and comment below. जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।